शहर के महिला कलेक्टर की शादी की सालगिरह थी। उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था। मेहमान एक एक कर आ रहे थे और उनको बधाइयां दे रहे थे। तभी वहाँ गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का निकला। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा कलेक्टर और उसके पति के पास गया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मीता, और तुम्हें भी कुंदन। अमित, तुम यहाँ? इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अमित को मैंने ही इनवाइट किया है। कम ऑन अमित, एंजॉय द पार्टी। फिर कुंदन अमित को बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गया। उस रात अमित को अपने घर देखकर जितनी उथल पुथल मीता के मन में मच रही थी, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल मीता को सामने देखकर अमित के मन में मच रही थी। अमित को मेहमानों से मिलाने के बाद कुंदन नए आने वाले लोगों के स्वागत के लिए वहाँ से चला गया था। अमित अकेला एक खाली टेबल पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी यादें रह रह कर चोट मार रही थी। ये सब कुछ, ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। कुंदन की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच के भूत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। अमित जैसी पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई साल पुरानी है। अमित, कुंदन और मीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित शहर के जाने माने रईस मंगतराम का बेटा था। मीता के पिता एक मामूली क्लर्क थे और कुंदन के माता पिता दोनों का ही काफी समय पहले देहांत हो चुका था। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। अमित और मीता एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने पापा से बात की हमारी शादी के लिए? अरे इसमें बात क्या करना है? मेरी पसंद मेरे पापा की पसंद है। मैं इसी रविवार को अपने पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। सच? और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे पिता ये तो नहीं कहेंगे ना कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई बंद? तुम तो जानते हो ना कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद तुम मन लगाकर अपनी तैयारी करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो मीता बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगी। रविवार के दिन तय समय पर अमित और उसके पिता मंगतराम अपनी चमचमाती कार से मीता के घर पहुँचे। मीता के पापा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके आने पर मीता के पापा अशोक जी उन्हें अंदर लेकर आए। उनका मामूली सा घर देखते ही मंगतराम ने नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया। अरे ये किस घर की लड़की को दिल बैठा, ये बेवकूफ लड़का है। घर की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ से मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाय नाश्ता करने के बाद अशोक जी, अब जरा लड़का लड़की को आपस में बातें करने दीजिए और आप जरा मेरे साथ बाहर टहलने चलिए। फिर अशोक जी और मंगतराम बाहर निकल गए। ये तुम्हारे पिता मेरे पापा को बाहर क्यों ले गए? कहीं मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे कि लड़की देखने में ऐसी है वैसी है? अमित इस बात पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा भर दिया। थोड़ी देर टहलने के बाद अशोक जी और मंगतराम अंदर आए। अशोक जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। भाई अशोक जी, रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा जो बाहर मैंने आपसे कही है। इसके बाद शादी की तारीख तय करके मंगतराम और अमित वहाँ से चले गए। क्या हुआ पापा, आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा दुखी था कि अब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिन बीतते रहे और आखिर शादी की तारीख भी आ गई। शादी वाले दिन सभी मेहमान पहुंच गए। कुंदन को भी शादी का निमंत्रण मिला था, वो भी वहां आया हुआ था। मीता दुल्हन के लिबास में सजी धजी मंडप में आई। अमित पहले से ही मंडप में बैठा था। फेरों का समय हो रहा था। तभी मीता की नजर अपने पापा और मंगतराम पर पड़ी। फिर अशोक जी ने अपनी पगड़ी निकाल कर मंगतराम के पैरों में रख दिया। मंगतराम पगड़ी को लात मारता हुआ चिल्लाया, पैसे नहीं थे तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का देखना चाहिए था ना। मैंने उसी दिन कह दिया था कि 20 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा, और आज तुम कह रहे हो कि सिर्फ 8 लाख का ही इंतजाम हो पाया है। अरे मेरे बेटे के लिए तो कई रिश्ते आ रहे हैं जो 50 लाख तक देने को तैयार हैं। वो तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, मगर अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा कीजिए, मेरी और मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम न कीजिए। मगर मंगतराम ने कुछ नहीं सुना और अपने बेटे अमित से कहा, हमें तो उठ मंडप से, हम अभी यहाँ से जाएंगे। अपने पिता के सामने अमित की बोलती बंद थी। वो चुपचाप उठ गया। उसे इस तरह उठता देख मीता का तो जैसे दिल ही रो पड़ा। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़ कर जा रहा था।
भर्राए गले से मीता सिर्फ इतना ही कह पाई, अमित तुम भी। इसके बाद उसकी आंखें भीग गईं और वो कुछ नहीं कह पाई। मंगतराम अमित और बारात के साथ वापस लौट गया। धीरज रखो बेटा, मैं एक बार फिर मंगतराम से बात करूंगा। नहीं पापा, अब उस लालची बाप बेटे से कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमित या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जान गई हूँ पापा कि ये सब पैसों के लालची लोग हैं। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी और IAS बनूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीता। मीता और अशोक जी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुंदन खड़ा था। कुंदन तुम? हाँ मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मीता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधानों से कुंदन और मीता की शादी हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में कुंदन की आवाज से अमित का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो अमित? चलो खाना खाते हैं। अमित बुझे मन से, काश उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार गया। मगर अब पछताने से क्या होता? जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें प्यार मिल ही जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को अहमियत नहीं देते उन्हें अकेले ही सारी जिंदगी काटनी पड़ती है। कमला अपने माता पिता की चौथी संतान थी। उसके पिता राधेश्याम गांव के मुखिया थे। कमला की किस्मत जन्म से ही खराब थी। अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई थी तब बिस्तर से गिरकर उसके सिर में कोई अंदरूनी चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से 5 साल का होने पर भी उसे ठीक से बोलना नहीं आया था। वो बड़ी मुश्किल से हकलाकर बोल पाती थी। फिर 5 साल का होने पर उसे चेचक की बीमारी ने आ जकड़ा था। बीमारी तो कुछ दिनों में ठीक हो गई थी, मगर उस बीमारी ने कमला के चेहरे पर जिंदगी भर का निशान यानी चेचक के दाग छोड़ गई थी। राधेश्याम की कमला से बड़ी 3 और बेटियां थीं। उनके साथ बचपन में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। वे सभी स्वस्थ और सुंदर थीं। कमला के माता पिता जब उसे देखते तो उनके मुंह से बस आह निकलती थी। उसके पिता उसकी माँ से अक्सर कहा करते थे, एक तो मंद बुद्धि, ऊपर से ये चेचक के दाग, भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। खैर, समय बीतता रहा और कमला अब 6 साल की हो गई। गांव का भी विकास हो रहा था। आज पहली बार गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने वाला था। स्कूल का उद्घाटन करने खुद कलेक्टर साहब आए थे। उद्घाटन के बाद कलेक्टर साहब मुखिया राधेश्याम से मिले और उससे बोले, आपकी भी तो एक 6 साल की बेटी है, उसे इस स्कूल में पढ़ने भेजिए। आप गांव के मुखिया हैं। जब आप लड़कियों को पढ़ाने की पहल करेंगे तब दूसरे लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजा करेंगे। कलेक्टर साहब की बात टालने का साहस राधेश्याम में नहीं था। वो घर गया और अपनी पत्नी सुमित्रा को सब बातें बताई। जब कलेक्टर साहब ने कहा है तो उनकी बात कैसे टाली जा सकती है। मैं कल कमला को तैयार कर दूंगी, आप उसका दाखिला करवा दीजिएगा। अगले दिन उसकी माँ कमला को तैयार करने लगी। कमला को आज पहली बार सजाया संवारा जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस पर उसकी बड़ी बहनों ने उसे ये कहकर डरा दिया कि लगता है पिताजी तुझे शहर छोड़कर आने वाले हैं। ये सुनकर कमला बुरी तरह डर गई और रोने लगी। लेकिन उसके रोने का किसी पर असर नहीं हुआ। उसके पिता उसे जबरदस्ती स्कूल ले गए और वहां उसे टीचर की निगरानी में छोड़कर वहां से चले आए। टीचर उसे लेकर KG क्लास में गई और बाकी बच्चों से कहा, बच्चों, आज तुम्हारी क्लास में तुम्हारी एक नई दोस्त आई है। सबको अपना नाम बताओ बेटा। कमला पहले तो डर रही थी, मगर जब उसने अपनी ही उम्र के काफी सारे बच्चों को देखा तो उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, कमला। बच्चों, ये कमला है। आज से ये तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगी। फिर टीचर ने कमला को एक सीट पर बिठा दिया। अपनी ही उम्र के दूसरे बच्चों से कमला इससे पहले कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और उस दिन वो बाकी बच्चों के साथ खूब खेली और मस्ती की। उसे स्कूल भाग गया था। अब वो रोज स्कूल आने लगी। घर से ज्यादा उसे स्कूल अच्छा लगने लगा था। एक दिन क्लास में, बच्चों, कल मैंने तुम्हें 1 से 100 तक काउंटिंग याद करने को कहा था। किस किसने याद किया है?
फिर टीचर एक एक बच्चे से पूछने लगी। किसी को 50 तक याद था तो किसी को 70 तक। पूरी क्लास में सिर्फ एक कमला ही ऐसी थी जिसे पूरी 100 तक की गिनती याद थी। सिर्फ एक दिन में ही कमला ने 100 तक की गिनती याद कर ली। इसे हकलाता हुआ देखकर सब इसे मंदबुद्धि समझते हैं, मगर ये तो दूसरे बच्चों से ज्यादा तेज है पढ़ने में। बस इसकी हकलाहट दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर टीचर कमला के माता पिता से मिली और उनसे कहा, कमला की हकलाहट दूर हो सकती है, बस उसे स्कूल के बाद 1-2 घंटे मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। कमला के माँ बाप को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने झट से हामी भर दी। उस दिन से स्कूल के बाद कमला टीचर के पास ही रुकती और टीचर तरह तरह के उपाय करके उसकी हकलाहट दूर करने की कोशिश करती। कभी वो कमला से जोर जोर से अखबार पढ़वाती तो कभी उससे कोई कविता या कहानी पढ़वाती। टीचर की मेहनत रंग लाई और कमला की हकलाहट कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। हकलाहट खत्म होते ही जैसे कमला में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले इंटर और फिर बीए की परीक्षा पास कर ली। अपने परिवार में इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करने वाली वो पहली लड़की थी। ये कहना गलत न होगा कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसके टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन कमला के घर में, अजी सुनते हो, कमला की उम्र निकली जा रही है, जल्दी से कोई लड़का देखकर उसके भी हाथ पीले कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है? अरे 20 जगह बात कर चुका हूं, मगर इसके रंग रूप को देखकर कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। कमला की शक्ल सूरत की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। फिर भी किसी तरह काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद आखिरकार राधेश्याम ने एक जगह कमला का रिश्ता पक्का कर ही दिया। उसने घर आकर सुमित्रा को बताया, लड़का उम्र में मुझसे कुछ ही साल छोटा है और 2 बच्चों का बाप है। ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। अब इसकी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या करें। इस तरह कमला की शादी पक्की हो गई। शादी का दिन भी आया और निश्चित समय पर दूल्हा बारात लेकर कमला के घर आया। दूल्हे को देखकर गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। अरे दूल्हा तो बहुत बूढ़ा है, ये तो कमला के बाप की ही उम्र का लगता है। इन्हीं कानाफूसियों के बीच शादी की रस्में निभाई जा रही थी। तभी अचानक दूल्हे की नजर कमला के चेहरे पर पड़ गई। चेचक के दाग वाली कमला को देखकर उसने शादी से इनकार कर दिया। मुझे बताया गया था कि लड़की देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, मगर ये तो बहुत कुरूप है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा न कहिए, सारे गांव के लोग आए हैं। अगर ये शादी टूट गई तो मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर मुझे दहेज में 1 लाख रुपए ज्यादा चाहिए। हाँ, अपना सब कुछ गिरवी रखकर मैं ये शादी करवा रहा हूँ। अब 1 लाख और कहाँ से लाऊं? मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। अरे अब मान भी जाओ, 50,000 की रकम भी काफी है। लड़की देखने में अच्छी नहीं है तो तुम भी कौन से जवान हो, हैं? इस तरह सबके समझाने बुझाने से दूल्हा फेरों के लिए मंडप में आया। पंडित ने दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए कहा। दूल्हा तो चलने को तैयार हो गया, मगर कमला रुकी रही और सबके सामने उसने अपना घूंघट उतार दिया और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। उसकी बात सुन सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन्हें इस तरह बातें करता देख कमला ने कहा, क्यों, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है ना कि आज ये गूंगी गाय कैसे बोलने लगी? अरे जिस आदमी को मेरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ मेरा रूप और मेरे पिता के पैसों को देखकर मुझसे शादी करने जा रहा है, ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस गांव और देश के लोगों के बीच एक मिसाल कायम करूंगी। मैं लोगों को बताऊंगी कि ऐसे दहेज के लोभियों के हाथों अपनी बेटी देने से अच्छा है अपनी बेटी को ज्ञान की रोशनी दो, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने देश की ऐसी बेटियों, जिन्होंने आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, उनकी शिक्षा के लिए काम करूंगी, ताकि मुझ जैसी और भी लड़कियां इन जैसे दहेज लोभियों का शिकार न बन पाएं। कमला की बातों ने वहां इकट्ठा लोगों के अंतर्मन को छू लिया। अब सब आश्चर्य से नहीं
बल्कि श्रद्धा और गर्व से कमला को देख रहे थे। बिंदिया अपने माँ बाबू के साथ अमरोहा में रहती थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिंदिया की माँ केतकी घर में सिलाई का काम करती थी। केतकी एक मशीन पर घंटों बैठकर अड़ोस पड़ोस के घर के कपड़े सिला करती थी। मोहल्ले की औरतें कुछ न कुछ केतकी से सिलवा ही लिया करती थीं। केतकी जब घर का काम करने लगती तो बिंदिया भी उसका हाथ बटाने लगती। तब केतकी उसे पढ़ने के लिए बोलकर खुद ही काम करने लगती। घर का काम करके केतकी दोबारा मशीन पर बैठ जाती। कई बार केतकी आधी रात तक मशीन पर कपड़े सिलती रहती थी। गरीबी की वजह से केतकी को ज्यादा काम करना पड़ता था। केतकी के पति निरंजन को शराब पीने की आदत थी। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। केतकी जो कुछ भी सिलाई के काम से कमाती, निरंजन सारे पैसे छीन कर ले जाता। ला, इधर दे मुझे पैसे। केतकी को पता था कि पैसे देखते ही उसका पति सारे छीन लेगा, इसलिए केतकी ने एक गुल्लक बना रखी थी। गुल्लक में वो निरंजन से छुपकर रोजाना थोड़े पैसे डालती रहती थी। केतकी का नियम था कि जो भी पैसे आए उनमें से थोड़े पैसे गुल्लक में डालते रहना। एक दिन बिंदिया माँ से बोली, माँ, ये रोज आप इस गुल्लक में पैसे क्यों डालती हो? पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं ना। बिंदिया, मेरी बिटिया, सारे पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते। कुछ पैसे हमें जोड़कर बचाकर भी रखने चाहिए, जो हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं। समझी बिटिया रानी? अच्छा, ये बात है। माँ, मैं खेलने जाऊं? मेरी सहेलियां बुला रही हैं। हाँ बिटिया, पर जल्दी आ जाना। ज्यादा देर तक खेलोगी तो तुम्हारे बापू गुस्सा करेंगे। बिंदिया खेलने चली जाती है। केतकी गुल्लक में पैसे डाल देती है और गुल्लक को छुपा कर रख देती है। इतनी देर में निरंजन आ जाता है। वो शराब के नशे में होता है और केतकी से खाना मांगता है। केतकी उसे खाना देती है तो वो गुस्से में बोलता है, ये क्या बना है? हैं? दाल में न नमक है न मिर्च मसाला है। कैसा घटिया खाना बन रहा है। ले जा इसे मेरे आगे से। और तेरे पैसे अभी तक नहीं आए मेरे पास सिलाई के। निकाल जरा, मुझे पैसे दे। मुझे जरूरत है भाई। सुनो जी, वो बक्सा मत खोलो। उसके अंदर थोड़े से ही पैसे रखे हैं। घर में चावल और आटा खत्म हो गया है, इसीलिए बचाकर रखे थे। निरंजन केतकी की एक नहीं सुनता और बक्से में रखे पैसे उठाकर केतकी को धक्का देकर घर से बाहर चला जाता है। इतनी देर में बिंदिया आ जाती है। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगती है। केतकी उसे चुप कराती है। दिन बीतने लगे। केतकी मशीन पर कपड़े सिलने का काम करती रहती थी। निरंजन की बुरी आदतें बढ़ती जा रही थीं। अब तो वो जुआ भी खेलने लगा था। अब तो वो घर का कोई भी सामान, बर्तन, कुछ भी ले जाता और बेचकर उन पैसों से जुआ खेलने लगता। एक दिन, माँ, खीर खाने का बहुत मन है, आज बनाओ ना माँ। ठीक है, तू घर का ध्यान रख, मैं बाजार से थोड़े दूध और चावल लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ। केतकी बिंदिया के लिए खीर बनाने का सामान लेने बाजार चली जाती है। तभी पीछे से कुछ लोग घर आते हैं और घर का सारा सामान फेंकने लगते हैं। केतकी जैसे ही वापस आती है, वो देखकर डर जाती है। उसके हाथ से खीर का सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो शोर मचाती है कि ये क्या कर रहे हो, ये सामान क्यों फेंक रहे हो। बिंदिया भी रोने लगती है कि हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो, पर वो लोग नहीं मानते और घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ये घर तुम्हारे पति ने हमारे सेठ जी को बेच दिया है। तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर खाली करना होगा। कहीं भी जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे घर बेच दिया? आप हमारे से ऐसे घर खाली नहीं करा सकते। हम कहाँ जाएंगे? माँ, ये लोग हमारे घर का सारा सामान फेंक रहे हैं। मेरी गुड़िया को भी तोड़ दिया। माँ, जाओ आप लोग यहाँ से, ये हमारा घर है। चुप कर लड़की, अब ये घर तेरा नहीं,
हमारे सेठ जी का है, चलो निकलो यहां से। केतकी और बिंदिया दोनों रात तक घर के बंद दरवाजे पर बैठी रहती हैं। केतकी बड़ी मुश्किल से बिखरा हुआ सामान समेटती है। तब तक निरंजन भी आ जाता है। वो नशे की हालत में होता है। केतकी उससे पूछती है, आपने घर बेच दिया मुझे बिना बताए? अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? आपने ये क्या कर दिया? ये घर मेरा था, मेरा, समझी? मैंने बेच दिया। तू जायदाद नहीं लाई थी अपने माँ बाप के घर से, समझी? मुझे पैसों की जरूरत थी भाई, इसलिए मैंने ये घर बेच दिया। उड़ा दिए जुए में सारे पैसे। बोल क्या करेगी तू? चला भी रोना धोना छोड़ और सामान उठा। मेरा दोस्त मोहन ने एक किराए का कमरा बताया है, आज से हम वहीं रहेंगे। चलो उठा सामान। केतकी बेचारी क्या करती? बिंदिया का चेहरा देखकर वो मायूस हो गई। बिंदिया भूख से तड़प रही थी। उस दिन बिंदिया का खीर खाने का मन था, पर बेचारी केतकी उसे खीर नहीं खिला पाई। उसकी गरीबी, उसकी बदनसीबी दोनों उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ बनकर खड़े थे। छोटी बच्ची बिंदिया की खातिर उस वक्त केतकी चुप हो गई, पर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका अपना घर, जिस घर में वो ब्याह कराई थी, वो उससे छूट चुका था। निरंजन केतकी और बिंदिया को लेकर किराए के घर में रहने आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। केतकी ने किराए के मकान में मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत लोग वहां उसे जानने लगे, वो उससे कपड़े सिलवाने लगे। अब घर खर्च और बिंदिया की पढ़ाई के साथ साथ मकान, पानी और बिजली का किराया भी केतकी को देना पड़ता था। वक्त बीतने लगा। बिंदिया भी बड़ी हो गई थी, साथ ही सुंदर और समझदार बन गई थी। पर गरीबी की वजह से बिंदिया आगे नहीं बढ़ पाई और घर पर ही माँ का हाथ बटाने लगी। केतकी की उम्र बढ़ गई थी। मशीन पर कपड़े सिलते समय उसकी नजर भी कमजोर हो गई थी। बिंदिया केतकी को ज्यादा काम करने के लिए मना करती थी, पर गरीबी में पैसों की जरूरत में केतकी अपने शरीर से ज्यादा काम लेने लगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। निरंजन सारा दिन घर नहीं आता था। केतकी बीमार रहने लगी। बिंदिया सारा दिन माँ की सेवा करती। केतकी को अब बस बिंदिया की शादी की चिंता थी कि उसके जीते जी बिंदिया की शादी हो जाए। एक दिन अरे कांता दीदी, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ। कब से आपसे मिलने का मन था। हाँ केतकी, सोचा कि तुमसे मिलाऊं। कुछ सालों से गांव में ही थी, दोबारा अमरोहा वापस आ गई हूं। कल आई तो पता चला कि तुमने अपना मकान बेच दिया और यहाँ किराए पर रहने आ गई। कई सालों से गांव में ही थी तो तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी। क्या बात है केतकी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं कांता दीदी, वो मौसम का असर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिंदिया बिंदिया, कांता दीदी आई हैं, उनके लिए चाय बना ला। ये तुम्हारी बेटी बिंदिया तो बहुत बड़ी हो गई, जब देखा था तब तो बहुत छोटी थी। इसकी शादी की कहीं बात की? नहीं मौसी, हम गरीब लोग हैं, इतनी आसानी से लड़का कैसे मिलेगा। बस इसी की शादी की चिंता सताती रहती है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरे जीते जी इसकी शादी हो जाए, बस मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। निरंजन का तो आपको पता है, उनकी आदतें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। तुम अगर कहो तो मेरी नजर में एक लड़का है जिसे एक सुशील समझदार लड़की चाहिए। बिंदिया दिखने में सुंदर है, उसे पसंद आ जाएगी। लड़का कपड़े की दुकान पर नौकरी करता है, कोई खाने पीने की आदत नहीं है, बस लड़की घरेलू चाहते हैं। कांता दीदी, आप बात कर लो। अगर बिंदिया का रिश्ता हो जाता है तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और मैं आराम से मर सकूंगी। माँ, तुम ये मरने की बातें मत किया करो। कांता मौसी, समझाओ माँ को, ये हर वक्त मरने की बात करती रहती है। कांता दीदी के कहने पर लड़के वाले बिंदिया को देखने आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं।
बिंदिया का रिश्ता पक्का होने पर केतकी बहुत खुश होती है। उसके सिर से बिंदिया की शादी की चिंता दूर होने वाली होती है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी केतकी मशीन पर कपड़े सिलना बंद नहीं करती। उसे बिंदिया की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने लगी। एक दिन मशीन चलाते हुए केतकी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर केतकी का चेकअप करता है और बिंदिया से कहता है कि ज्यादा कमजोरी और शरीर का ध्यान न रखने की वजह से केतकी को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग से धार जाती है। बिंदिया के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा ही अलग हो गया हो। वो रो रो कर माँ माँ चिल्लाने लगती है। माँ तुम कहाँ चली गई? माँ तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी माँ। माँ माँ देखो, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। मैं किसके सहारे डोली में विदा होंगी माँ? माँ वापस आ जाओ, उठो माँ उठो। तभी कोई उसके सिर पर हाथ रखता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता निरंजन होता है। बिंदिया रोते हुए उससे कहती है, बापू देखो माँ चली गई। इस दुनिया में माँ मुझे अकेला छोड़ गई, मुझसे रूठ गई मेरी माँ। केतकी, मुझे माफ कर दे। आज मेरी वजह से तू इस दुनिया से चली गई। मेरी शराब और जुए की लत ने तुझे गरीबी में दिन गुजारने पर मजबूर किया। तू मेहनत करके घर चलाती रही, मैं उजाड़ता रहा। मैं आज के बाद कभी भी शराब और जुए को हाथ नहीं लगाऊंगा केतकी। बिंदिया मेरी बच्ची, तू रो मत और अपने बापू को हो सके तो माफ कर दे बेटिया, माफ कर दे। निरंजन को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। केतकी पर किए वो अपने सारे अत्याचार याद करके रोने लगता है। तभी कांता आती है। केतकी के मरने की खबर सुनकर वो बिंदिया से मिलने आई थी। वो निरंजन को बिंदिया के रिश्ते की बात बताती है कि बिंदिया की शादी केतकी का सपना था जो अधूरा न रहे। निरंजन लड़के वालों से शादी की तारीख निकलवाने को कह तो देता है, पर निरंजन सोच में डूब जाता है कि वो शादी की तैयारियां कैसे करेगा। उसने तो सब कुछ शराब और जुए में बर्बाद कर दिया था। तभी बिंदिया उसके पास आती है। उसके हाथ में माँ की वही गुल्लक होती है जो वो बचपन से माँ को संभालते हुए देख रही थी। वो निरंजन को वो गुल्लक देकर कहती है, बापू ये माँ की गुल्लक, ये माँ हमेशा संभाल कर रखती थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे दी और बोला कि इसे मैं रख लूं और अपनी शादी से पहले इसे तोड़ूं। गुल्लक केतकी की दी हुई? अगर तुम्हारी माँ ने बोला है तो अपने हाथों से यह गुल्लक तोड़ो बेटी। बिंदिया अपनी माँ की गुल्लक को तोड़ देती है। वो जैसे ही गुल्लक तोड़ती है, उसमें से ढेर सारे रुपए और एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, मेरी बेटी बिंदिया की शादी के लिए। ये देखकर निरंजन फूट फूट कर रो पड़ता है और बिंदिया भी ये देखकर अपनी माँ को याद करने लगती है। निरंजन गुल्लक के उन रुपयों से बिंदिया की शादी करता है और बिंदिया अपनी माँ के आशीर्वाद को लेकर अपनी ससुराल विदा हो जाती है। Thanks for watching.